राष्ट्र बनता है जन, भूमि और संस्कृति के संघात से। भूमि चाहिए, उस भूमि को मातृवत समझने वाले, उसको माता कहने वाले, उस दृष्टि से सोचने वाले, व्यवहार करने वाले पुत्र रूपी समाज यानी जन, और इनके कारण जो विकसित हुई संस्कृति है, जीवन मूल्य है, इन तीनों के कारण राष्ट्र बनते हैं। एक दृष्टि से इसमें दो, भूमि और जन, ये दोनों लोक इस शब्द से समान रूपी है। तो इसलिए एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में लोक के कारण राष्ट्र, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैंने उल्लेख किया, इस लोक के अतीत, वर्तमान और भविष्य के सम्मिलित रूप के कारण राष्ट्र के चैतन्य स्वरूप है। राष्ट्र संविधान से नहीं बनता, कानून से नहीं बनता, सेना से नहीं बनता, मुद्रा से नहीं बनते, संप्रभुता से नहीं बनता, शासन से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के कारण। ये सब रहेंगे तो बाकी सब संविधान, कानून, नियम, सेना, मुद्रा वगैरह 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 संभव है। भूमि पर जन न रहते हुए भी एक भूमि पर विश्व में कई जगहों पर बिखरे हुए, फिर भी वह राष्ट्र इजराइल 2000 वर्षों तक जीवित रहा। यहूदी लोग इजराइल के अपनी मातृभूमि पर नहीं रहे, उनके वह राष्ट्र जो है वह उनके मस्तिष्क में, चेतना में, उनके परंपरा में, उनके बोलचाल में, हर पीढ़ी को उन्होंने ट्रांसमिट किए हुए भावनाओं के तरंगों के कारण राष्ट्र जिंदा रहा। इसलिए राष्ट्र जिंदा रहने के लिए लोक के यह भावना आवश्यक है, और वह भावना कैसे कृति में, विभिन्न प्रकार के जीवन के आयामों में कैसे प्रकट होते हैं, वही लोक परंपरा है, वही लोक है। वो लोक गीत है, लोक कथाएं हैं, लोक संस्कृति है, लोक व्यवहार है, लोकाचार है, लोकाभिराम है। तो इसलिए हम देखते हैं लोक के साथ जुड़े हुए कितने बातें जीवन के हर आयाम में राष्ट्र के अभिव्यक्ति को लोक ने किया है। वह कला संगीत में की है, उद्योग में, उद्यम में, कृषि में, खाद्य वस्तुओं में, चिकित्सा पद्धति में, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न आयामों में। ऐसे लोक के जो अभिव्यक्ति है यह भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। इसलिए लोक केवल जनजाति से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ऐसे नहीं है। व्यावसायिक ज्ञान, पाठ्य शास्त्रीय ज्ञान केवल से नहीं, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान से जीवन चलाने के जो पद्धति है वह लोक है। सामान्यतः लोग कैसे सोचते हैं? जो पुराने लोगों ने अपने अनुभव से शास्त्र, पाठ्य, टेक्स्ट, बुक्स, ग्रंथ, इसमें जो बना के रखा है उसी के आधार पर हमें ज्ञान मिलते जाते हैं। नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन में अनुभवजन्य, अवलोकन आधारित, प्रयोग से निकले ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों तक, ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा। इसलिए यह परंपरा सदियों, हजारों वर्षों तक चलती रही। वह राष्ट्र को सुदृढ़ किया, वह परंपरा ने राष्ट्र को जीवंत और चैतन्ययुक्त रखने में सफल हुआ। तो इसलिए इतने सदियों के बाद भी
आज भी उसको हम यहां देख सकते हैं। इतने संघर्ष हो गए, इतने देश के अंदर आक्रांत आए, इतने प्रकार के राज्य बदले, फिर भी आज क्यों हैं? क्योंकि वो जीवन के व्यवहार में, घर घर में है, बोलचाल में है। एक घर से सदियों से निकले हुए कला के जो प्रकार है वो उनके हाथों के अंगुली में है। तो इसलिए उस घर के अगली पीढ़ी के लोग उसी कला को उसी प्रकार करने में सफल हो गए। सभ्यता के यह प्रवाह, संस्कृति की यह धारा, लोक के कारण यह जीवित रहा है, यह हम जानते हैं। लोक, प्रकृति, पंचतत्व, पारमार्थिक, पर्व, मनुष्य की प्रवृत्तियां, इन सारे विषयों के बारे में लोक ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करने के प्रयत्न किया है। वो गायन से किया है, गीतों से, कहानियों से किया है, वो नाट्य से, नृत्य से, संगीत से किया है, वो चित्र से, शिल्पकला से, हस्तकला से किया है। जीवन के उन्होंने उत्सव के रूप में उसको मनाया है। तो इसलिए लोक ने जीवन को कैसे बना के रखा? संस्कृत में सुबह उठने के पश्चात कहने के एक श्लोक हम सब जानते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। भूमि, इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। यहाँ के लोकमंथन के कीनोट एड्रेस पद्मश्री सम्मानित कपिल तिवारी जी ने इसी मंच से जब किया, उन्होंने लोकमान्य माताओं के बारे में उन्होंने कहा, भूमाता, प्रकृति माता, नदी माता, गौ माता, अपनी माता, भाषा जो मातृभाषा है वह, और जगन माता, ये सप्त माताएं। लोक ने इन सारी माताओं के बारे में किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो मैं कह रहा था, इसलिए भूमि के प्रति संस्कृत में तो वो है ही विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। कन्नड़ में एक लोकगीत के एक 4 पंक्तियां ऐसे हैं। ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಣ ನನ್ನವ್ವ ಭೂತಾಯ ನೆನೆದೇನ। मैं सुबह उठकर किस किस का मैं स्मरण करूं? तिल और जीरा उगाने वाली मेरी मां भूमाता को मैं नमन करते हुए उसका स्मरण करती हूं। वो एक गांव की महिला, उसने समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले इतने व्यापक रूप से नहीं देखा होगा। उसने देखा अपने खेत में तिल और जीरा ये उग रही है, ये मेरी मां है। इस भूमि माता को कल्पना वही है, धारणा वही है, मन वही है, शब्द अलग हो सकते हैं क्योंकि ये अनुभवजन्य है, टेक्स्ट से नहीं है, ग्रंथ से नहीं सीखा उसने। उसने रोज देखा मेरे खेत में वहां तिल और जीरा उग रहा है, तो क्यों? ये भूमि माता के, ये मेरी मां के कारण है। इसलिए इसको मैं सुबह उठते ही प्रातः काल उसके मैं स्मरण करूं। तो लोक राष्ट्र के अभिव्यक्ति कैसे करता रहा है, इसका एक उदाहरण बंगाल में एक खानर बचन ऐसे है। एक महिला कोई 12वीं सदी में थी, खाना उसके नाम होगा। उसने कई प्रकार के
हजारों पंक्तियां उन्होंने उनके द्वारा रची गई हैं, वो कृषि के बारे में, सारे खेत के कृषि के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोगों के बारे में, खाद के बारे में, गोबर के बारे में, बीजों के बारे में, कृषि कैसे करनी चाहिए इसके पद्धतियों के बारे में, कौन से नक्षत्र कौन से वर्षा में कैसे बीज बोना चाहिए इसके संदर्भ में 12वीं सदी के इस महिला ने जो खाना और वचन इस लोकगीत में जो है वह आज भी एक दृष्टि से शास्त्रीय कृषि पद्धति के लिए अनुकूल ऐसी पंक्तियां हैं जो एक अनपढ़ महिला ने अपने वाणी से बनाकर रखी। तो इसलिए जीवन के इतने आयामों में जो निकली हैं, लोक यह इतनी भूमि पर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों को, उनके विविधताओं को देखते हैं, अनुभव करते हैं। अभी नानी गोपाल महंत जी ने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में विशेष रूप से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर सेलिब्रेटिंग लोक परंपरा। इतनी विविधता है, इतनी परंपराएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसने अपने भूमि के बारे में अथर्ववेद में कहा गया, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनु रन स्फुरंती। अथर्ववेद के इस पंक्तियों के अर्थ यह है कि हमारी मातृभूमि नाना भाषा तथा नाना कर्तव्य करने वाले मनुष्यों को एक घर के समान, एक परिवार के समान धारण करती है। अर्थ डजंट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये भूमाता किसी को पानी को मना नहीं करना है, लोक परंपरा है। तो यह जो भूमि है यह सबके लिए, सबके जीवन खुशहाली से चले, इसलिए इस भूमि में किसी के साथ किसी भी प्रकार के कोई भी भेदभाव किए बिना यह एक परिवार जैसे, एक कुटुंब जैसे सबको धारण करने के इसके स्वभाव है। यही तो वेद के इस मंत्र में कहा गया। इतनी विविधता है, इन सारे विविधताओं के बीच एक एकत्व जो है, एकता जो है इस बहुत्व के बीच, उसके प्रति लोक परंपरा ने हमेशा ध्यान रखा है। इसलिए लोक परंपरा में ये भिन्नता, यह अलग है, यह कौन है, यह अन्य है, यह भेद कभी लोक ने नहीं सोचा। तो इसलिए लोक के संदर्भ में जो हमारे आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने जो एक विचार हुआ, शिष्ट और ग्रामीण, लोक और शास्त्र, इसके संदर्भ में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि लोक शास्त्र जो है ये हाईवे है, लोक जो है ये बाईवे है, शास्त्र जो है यूनिवर्सल है, लोक जो है लोकल है। इस प्रकार के जो एक भेद उत्पन्न करने के प्रयत्न हुआ है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा, हाईवे एंड लोकल और बाईवे कल्चर्स कैन बी परस्यूड एट वन एंड द सेम टाइम एंड इन वन एंड द सेम एनवायरनमेंट। दे आर नॉट सो मच डिफरेंट कल्चर्स एथनिकली ऑफ डिफरेंट पीपल। एक ही एथनिसिटी के, एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में जिसको आप शास्त्र और जिसको आप लोक ऐसे अलग अलग रूप से कहते हो, वह एक ही समय विद्यमान होना
बहुत बार अनुभव में आता है। यह आनंद कुमार स्वामी जी का कथन है। इसलिए शास्त्र और लोक के बीच के इस भेद को हमें एक दृष्टि से, दो क्लासिफिकेशन समझने के दृष्टि से करना अलग है, लेकिन राष्ट्र की अभिव्यक्ति, समाज की चेतना, मनुष्य की उन्नति, हम सबके जीवन के धर्म को निभाने का जो कार्य है, इसमें इस भेद को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लगता है। तो अभी लोक मंथन के इस लोक परंपरा के जो अंतिम सत्र में हमें यह परंपरा कहते हैं। परंपरा कहेंगे तो यह हम क्या कह रहे हैं? परंपरा जो 100 साल पुराने तक था तो वो परंपरा है। आज वह म्यूजियम पीस, वह सेमिनार के विषय, वह पुस्तक के अंदर लेखों में प्रकट होने वाली बात, वह चित्रों में कहीं रहे, जीवन में उसके कोई प्रत्यक्ष स्थान है या नहीं है। यह यदि परंपरा है, उस परंपरा को अगली पीढ़ी में देते हुए अपने को उसको जीवन में प्रयोग और अनुभव करते रहना, तभी वो परंपरा होती है। जिस समाज ने इस परंपरा को रोक दिया, अगली पीढ़ी को उसको देने के लिए समर्थ नहीं बना, अपने लिए वो प्रयोग करने के परिश्रम उसने नहीं किया, वो परंपरा टूटती है और वह म्यूजियम पीस बनकर रह जाता है। अपने को तय करना है, इस लोक परंपरा को आगे बनाकर रखना है या इसको म्यूजियम में रखने लायक अपने पीढ़ी के बाद समाप्त करनी है। इसलिए लोकमंत्र ने यह सोचा, विचारक और कर्मशील लोग इकट्ठे आए, इस परंपरा को जीवित रखना और अगली पीढ़ी को भी और सुदृढ़ बनाकर, और सुपुष्ट बनाकर, और समृद्ध बनाकर हम कैसे दे सकते हैं, यह विचार होने चाहिए। इसलिए जैसे कपिल तिवारी जी ने कल कहा था, लोक ने कभी राज्य के तरफ नहीं देखा अपने अस्तित्व के लिए। राज्य के सहायता से लोक अपने को जीवित रखने के, अपने को विकसित करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया, उसने राज्य के तरफ देखा ही नहीं है। क्या आज हम कैसे कर सकते हैं? परंतु अपने समाज सोचता है सरकार ये करे, कल्चर मिनिस्ट्री ये करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री ये करे। हजारों वर्षों से राज्य शासन से किसी भी प्रकार के सहायता के बिना जिन विषयों के बारे में 3 दिन हमने यहां मंथन किए, वो सारी बातों को हमारे अनपढ़ ग्रामीण लोगों ने लोक परंपरा जिसको हम आज सेलिब्रेट करते हैं, उसको जीवित करने का अद्भुत प्रयास उन्होंने किया। कि लोकतंत्र में यह जनता के ही शासन होने के कारण उस शासन से लोग यदि अपेक्षा करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन केवल उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा समाज को। तो इसलिए लोक परंपरा को अपने अपने स्थान पर, अपने अपने परिवेश में, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में वहां के परंपरा के अनुरूप विकसित करने का एक विकेंद्रित प्रयास सर्वदूर होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय, IIT, IIMs, इसके लिए समाज के लोग, इसके लिए समाज के धनाढ्य लोग, इसके लिए सरकार भी आवश्यक मदद करे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में विशेष आग्रह किया गया है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा और व्यवस्था के इस विशाल प्रयास में लोक परंपरा के विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान के, कला संगीत नृत्य शास्त्र के, भाषा समाज के बारे में अध्ययन करने वाले हर प्रकार के आयाम के, इन सारे विषयों के बारे में अपने देश के विद्यालयों विश्वविद्यालयों में किसी न किसी प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा इन विषयों को आग्रह पूर्वक लाना और लोक के प्रति प्रतिष्ठा
और लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न, यह हम अगली पीढ़ी में कर पाएंगे तो मुझे लगता है लोक मंथन के यह प्रयास सफल होगा। श्रीमंत शंकरदेव ने धन्य धन्य कलिकाल जो आपने बताया, श्रीमंत शंकरदेव ने यह भी कहा था, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार असे महापुण्य राशि, ऋषि कदाचित मनुष्य होए भारत वर्ष्यास। इस भारतवर्ष में मनुष्य के नाते, ऋषि के नाते, विद्वान के नाते, सामान्य व्यक्ति के नाते भी हम इस भारत में जन्म लेने के अनेकों वर्षों के पुण्य राशि अपने पास है। वह पुण्य राशि के प्रवाह, वह पुण्य राशि के यह गंगा निरंतर बहते रहे और लोक मंथन के यह प्रयास, उस दृष्टि से हम लोगों को आवश्यक चेतना, आवश्यक प्रेरणा और आवश्यक कर्म करने के रास्ता मार्ग दिखाएं, ऐसे मैं कामना करते हुए मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को